नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में, आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला है हरियाणा विशेष का। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदय भान और कार्यकारी अध्यक्ष 4 मई को चंडीगढ़ में पदभार संभालेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान मिलने के बाद उदय भान ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अब कांग्रेस में एक पक्ष का पलड़ा भारी हो गया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तंज कसते हुए कहा कि नए प्रदेश अध्यक्षों की टीम खड़ी करके कांग्रेस ने अलग अलग जातियों को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्षों की टीम मिली है और अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जातियों को साधने की कोशिश की है। मैं इन सबको जो नए नए अपॉइंटेड अध्यक्ष हैं सबको बधाई देता हूं और आशा रखता हूं कि हरियाणा की जनता की सेवा करेंगे और अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो एक परिवार को खुश करने के लिए प्रदेशों में अलग अलग परिवार पैदा किए हुए हैं और वो जो दिल्ली का बड़ा परिवार है उसकी जो क्षमता घट गई है, उसका जो ऑरा है वो कम हो गया है। तो ये प्रादेशिक परिवार हैं, ये लड़ रहे हैं और ये लड़ाई सारे प्रदेशों में है और ये जारी रहेगी। लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि इनकी खिंचातानी सोचता है कि हरियाणा में कम हो जाए। देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसका क्या होगा, लेकिन जनता में यही है कि कांग्रेस में इस वक्त जो पलड़ा भारी है वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष पर भी बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि शून्य के साथ कितने भी जीरो मिला लो लेकिन वो जीरो ही रहता है। उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस डूबती है तो सूबेदार बदलती है। देखिए, 0 0 अगर 5 जीरो जोड़ दो, 0 + 0 + 0 + 0 = 0, 1 नहीं बनता। देखिए, हुड्डा साहब को बनाए अध्यक्ष, उनके बाद 4 जीरो और खड़े कर दिए। एक भारद्वाज बना दिए, बनाने वालों को पता नहीं ये कौन है, जो बने उन्हें गांव में भी नहीं जानते ये कौन है। ऐसे नेताओं को बनाने से कुलदीप बिश्नोई भी नाराज लग रहे हैं जी। उन्होंने ट्वीट किया था। कांग्रेस जब कमजोर हो जाती है तो सूबेदार खड़े हो जाते हैं। सूबेदार हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पूर्व विधायक उदय भान की नियुक्ति को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सही समय पर लिया गया उचित फैसला बताया। उन्होंने कहा है कि हाईकमान ने सकारात्मक विकल्प के तौर पर उदय भान का चयन कर जन भावनाओं पर मुहर लगाने का काम किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलकर बधाई दी और कहा कि मिलकर चलेंगे, मिलकर लड़ेंगे और जनता के लिए सकारात्मक संघर्ष करेंगे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जनता के हितों की लड़ाई लड़ने का दावा किया। जो हरियाणा के जनता की भावना थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुटता से लड़े, चुनाव जो है आने वाले समय में जनता के हरियाणा की जनता को इस भाजपा जजपा सरकार जिस सरकार से सारी जनता त्रस्त है, एक सकारात्मक विकल्प के रूप में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को देखती है। तो ये जनभावनाएं थी लोगों की, उस जनभावनाओं को देखते हुए, जनभावनाओं पे मोहर लगाते हुए उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो वहीं मेवात के नूह जिला सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क और परिवेदना समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। परिवेदना
समिति की बैठक में कुल 13 परिवाद रखे गए, जिनमें से 7 परिवादों का समाधान संबंधित अधिकारियों के जवाब और परिवादी की सुनवाई के साथ कर दिया गया। बाकी 6 परिवादों को अगली बैठक में सुनवाई के लिए पेंडिंग रखा गया है। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विलंबित रहे परिवादों का अगली बैठक में से पूर्व समाधान करना सुनिश्चित करें। जिनमें से 7 को डिस्पोज ऑफ किया और 6 को हमने पेंडिंग रखा है, और जिनमें कुछ रिपोर्ट मांगी है, कुछ विभाग के अधिकारियों को लगाया, कहीं पैमाइश करनी है, कहीं कुछ इस तरह से 6 को हमने पेंडिंग रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अहम जानकारी आपको देते हैं। दरअसल बात फतेहाबाद की कर लेते हैं। फतेहाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने काम में लापरवाही बरतने वाले सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया। टोहाना इलाके में लोहे की बिजली खंभे को ना हटाने के मामले में भी चार्जशीट जारी की। वहीं इसी दौरान बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि बिजली की समस्या 4-5 दिनों में समाधान हो जाएगा। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से बिजली खरीदने को लेकर बातचीत लगातार चल रही है। बातें आपके सामने कही, थोड़ा सा हमें हुआ है, पर हमें इतना नहीं है कि जैसे हमें 7,000 मेगावाट, अब जो रिक्वायरमेंट है वो 76 मेगावाट है, हमारे पास 7,000 मेगावाट है, तो 500-400 मेगावाट का महीने प्लस उसका रहता है। इसका कारण है कि हम अपनी सर्दियों में हम दे देते हैं कैसे, और जब उन पर बरसात आती है, मानसून आ जाती है, सर्दियों में जब उन्हें जरूरत नहीं होती तब उनसे वापस लेते। अब ये मौसम 15 दिन पहले गर्म आ है, हमारा जो शेड्यूल था वो 5-4 दिन आगे है। उसके बाद जो दिल्ली का लोड आ रहा है, एक 706 मेगावाट जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल गई है, वो दिल्ली की गवर्नमेंट से लेके हाई कोर्ट है, 706 मेगावाट हमारी वही हमें माइनस प्लस हो रहा है, बाकी ज़्यादा नहीं। एक हमारा थर्मल जो खेतर का है वो 600 मेगावाट का, उसमें एक जो रोटर लग रहा है वो चाइना में है, हमारा ब्रेक हुआ था, पर चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है, जैसे ही वो हटेगा 2 दिन में हटे, 4 दिन में कुछ दिन हट गया, वो आ जाएगा तो हमारा 600 मेगावाट आ जाता है। तो हमारी 600 एग्रीमेंट भी हो रहा है, एक माइनस प्लस है वो निकल है। एक बार ये सवाल करें ना, प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा है। वहीं बिजली के संकट से यमुनानगर जिला भी अछूता नहीं है। जिले के गांव से लेकर शहरी इलाके और इंडस्ट्री एरिया में बिजली कटों की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। बिजली विभाग के अनुसार यमुनानगर को इन दिनों रोजाना 66 लाख बिजली यूनिट की जरूरत है, तो वहीं जिले को सिर्फ 50 से 52 लाख यूनिट बिजली ही मिल पा रही है। प्रदेश में लोगों को बिजली की किल्लत से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला में इन दिनों अघोषित बिजली कटों की मार से आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। खासकर व्यापार करने वाले लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लाइट ना होने के कारण उनका जो फ्रिज में रखा सामान है वो खराब हो रहा है। हालांकि लोग इन्वर्टर चला रहे हैं, लेकिन वो भी चार्ज ना होने की वजह से फेल हो रहा है। दूसरी ओर जनरेटर व्यापारी वर्ग भी परेशान है, क्योंकि डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है। पूरे दिन काम करने के बाद रात को घर जाकर सोने का नींद का टाइम होएगा 12:30 बजे, फिर 3 बजे, फिर सवेरे 5 बजे, फिर 6 बजे, 15-15 मिनट लाइट आती है, आधा पौना घंटा लाइट जाती है। पूरी रात सो नहीं पाते हम। उसके बाद लाइट ने इतना परेशान, पूरे दिन भी परेशान करें, रात और दिन मच्छर काट रहे हैं, सब बहुत परेशान है। इन्वर्टर बोल जाते हैं, और जो फ्रिज में आइसक्रीम वगैरह पड़ी है वो सारी पिघल जाती है, मटर ख़राब हो रहे हैं, मतलब काम धंधे चौपट है। पहले भी मार्केट में काम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की वजह से कस्टमर को आने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद धूल मिट्टी इतनी है, उसके बाद गर्मी इतनी है। से एक व्यापारी हूँ विजयगंज चौक से। लाइट डेली कट्स लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। लाइट का ये नहीं पता होता कि कब आएगी और जाएगी कब। चली तो नंबर ऑफ़ टाइम्स जाती है, आने में वापसी में बहुत कमी है लाइट में, जिससे कि
जनरेटर का जो डीज़ल है, पहले ही आपको पता है सबको कि डीज़ल के जो रेट्स हैं बहुत ऊपर जा चुके हैं। 5-5, 6-6 घंटे जनरेटर चलता है लगातार। उससे कहीं ना कहीं जो व्यापार है उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है और महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है अपने। हर चीज़ डीज़ल और पेट्रोल से रिलेटेड है। जो घर का खर्चा है आम आदमी के लिए और मध्यम वर्ग के लिए खासकर, उसको अपना घर का जो खर्चा है वो चलाने में बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। लाइट ना तो सुबह लाइट है ना रात को चैन की बंदा नींद ले सकता है। सुबह का थका हुआ इंसान अपने घर जाता है कि 5-6 घंटे आराम से नींद लूँगा, पर लाइट ना होने के कारण सारी रात पासे पलटने में सिर्फ गुजर जाती है और घड़ी देखने में गुजर जाती है कि लाइट कब आएगी। बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं और आमजन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है गर्मी के मामले में। सेकंड से एक व्यापार। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का 2 दिवसीय रोहतक के दौरे पर है। महामहिम ने सुबह लगभग 12 बजे के करीब सुपवा यूनिवर्सिटी में पंडित लक्ष्मी चंद की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं राज्यपाल ने पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन का व्याख्यान भी किया और कहा कि पंडित लक्ष्मीचंद एक महान प्रतिभा के धनी थे और उन्हें इसलिए सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद ने हरियाणा का नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने देश के शहीदों का काव्य के जरिए व्याख्यान किया है। उन्होंने हर कविता शहीदों पर आधारित रखी है, इसलिए हरियाणा सरकार ने भी उन्हीं के नाम से इस यूनिवर्सिटी का नाम पंडित लक्ष्मीचंद फिल्म एंड आर्ट के नाम से रखा गया है। बात फतेहाबाद की करते जहां कृषि विभाग के कर्मचारियों पर आरोप है कि बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों की खराब हुई फसलों का कम खराब दिखाने की साजिश रची है। गांव जांडली में खरीफ साल 2021 में फसल खराबे की गलत रिपोर्ट तैयार करने के लेकर कृषि विभाग के कर्मचारियों और बीमा कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। गांव जांडली के सरपंच और अन्य ग्रामीणों की ओर से खरीफ के सर्वे के दौरान खराब हुई फसलों का कम खराब दिखाने को लेकर जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया। किसानों की खराब हुई फसलों को जानबूझकर कम खराब दिखाया गया था, जिससे कंपनी को कम मुआवजा देना पड़े। ये हमारे भुन्ना थाना में डीसी साहब से कंप्लेंट प्राप्त हुई है कि क्रॉप कटिंग में कृषि अधिकारियों द्वारा और बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ मिले करके कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, जिस पर कंप्लेंट प्राप्त होने पर भुन्ना थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। शीघ्र ही जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। बहादुरगढ़ में फसल अधिक स्टॉक रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। मार्केट के अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए आटा मिल्स पर छापेमारी की और गेहूं का अधिक स्टॉक रखने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया। देखिए रिपोर्ट। फसल स्टॉक करोगे तो होगी कार्रवाई। 3 फ्लोर मिल्स पर गिरी गाज, करीब 7 लाख की रिकवरी। 4 आड़त फर्म पर भी लगा जुर्माना। हरियाणा में अगर फसल का स्टॉक किया तो कार्रवाई की जाएगी। गेहूं के बढ़ते दामों के बीच व्यापारी और आटा मिल्स ने गेहूं का स्टॉक करना शुरू कर दिया है, जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं बनाया गया है, जिसको लेकर मार्केट कमेटी के अधिकारी और कर्मचारी एक्शन में हैं। बड़ौदा बॉर्डर पर कर्मचारियों और पुलिस ने मिलकर नाका लगाया और आटा मिल्स पर छापेमारी की। बहादुरगढ़ की बड़ी आटा मिल आरती फूड पर छापेमारी के दौरान 5,500 क्विंटल से ज्यादा स्टॉक में गेहूं मिला, जिसका रिकॉर्ड में कोई एंट्री नहीं थी। वहीं पहलवान और हनुमान फ्लोर मिल्स पर भी छापेमारी की गई, वहां भी यही हालात थे। छापेमारी के दौरान रिकॉर्ड से ज्यादा गेहूं मिलने पर एक्शन में आई मार्केट कमेटी ने फीस के साथ 25% जुर्माना लगाया। मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि 3 फ्लोर मिल से मिले गेहूं पर फीस और जुर्माने की करीबन 7 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। आरती मिल में छापा मारा था, वहां पे 5500 क्विंटल गेहूं मिले थे, जिनमें 2% HRDF और 2% मार्केट फीस विद जुर्माने 25% विद जुर्माने के साथ वो बनवाया है। टोटल जुर्माना में निकलता लगभग फीस को मिलाकर फीस और जुर्माना
फीस और जुर्माना आप ये मान लो करीब करीब 6 लाख के आसपास फीस है और 1.5 लाख के आसपास जुर्माना। आटा मिल्स के साथ आड़त फर्म के स्टॉक की भी जांच की गई, जिसमें 4 आड़त फर्म में रिकॉर्ड से ज्यादा गेहूं मिला, जिसके चलते वहां से भी फीस और जुर्माने के साथ 50,000 से ज्यादा की रिकवरी की गई है। झाड़ोदा बॉर्डर पर लगाए गए नाके से भी 2 व्यापारियों को गेहूं से भरे ट्रकों के साथ रोका गया और उनसे मार्केट फीस और जुर्माना वसूला गया। सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य से बाहर जा रहे राज्यों के गेहूं का रिकॉर्ड दर्ज किया जाए और उनसे फीस की वसूली भी की जाए, जिसको देखते हुए झाड़ोदा बॉर्डर पर 20 मई तक मार्केट कमेटी के कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। समय से पहले तेज गर्मी का असर इस बार किसान की फसल पर काफी पड़ा है। 30 से 35% फसल का उत्पादन कम हुआ है और ऊपर से प्राइवेट खरीदार सरकार से ज्यादा दाम पर गेहूं खरीद रहे हैं। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। करनाल लगातार गिरते भूजल की समस्या से जूझ रहा है, जिसका भू जल स्तर खतरनाक स्तर पर गिरता जा रहा। पिछले 2 दशक में जिले का भू जल स्तर लगभग 12.86 मीटर से अधिक नीचे चला गया है। देखिए रिपोर्ट। भूजल का गिरता स्तर 12.86 मीटर नीचे चला गया। भूजल स्तर 1999 के बाद शुरू हुई सबसे तेज गिरावट। करनाल में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, जिसका मुख्य कारण भूमि जल का ज्यादा इस्तेमाल और जल का कम संरक्षण माना जा रहा है। कृषि विभाग के भूजल से मिले आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 दशक में करनाल जिले का भूजल स्तर लगभग 12.86 मीटर से ज्यादा नीचे चला गया है। जिले की जल तालिका, जो कि साल 2000 में लगभग 8.57 मीटर थी और 2021 में 21.81 मीटर हो गई। आंकड़े के मुताबिक सबसे तेज गिरावट 1999 के बाद शुरू हुई है। इसके पीछे का बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि कृषि उत्पाद के लिए सबमर्सिबल ट्यूबवेल का इस्तेमाल बड़ी संख्या में होने लगा है। करनाल ग्राउंड वाटर सेल के तकनीकी अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि लगभग 90% भूजल का इस्तेमाल कृषि के लिए किया जा रहा है और 10% अन्य जरूरतों के लिए किया जा रहा है। भूजल रिचार्ज के लिए पूरे जिले में लगभग 250 से 300 रिचार्ज स्ट्रक्चर अभी तक लगे हैं, जबकि पानी निकालने के लिए लगभग 70,000 अलग अलग साधनों का इस्तेमाल हो रहा है। 26 साल में हमारा सिर्फ 3.20 मीटर गया, अगले 20-21 साल में हमारा 12.86 मीटर, लगभग 4 गुना। ये इसलिए हुआ क्योंकि 2000 में हमारे समर्सिबल इंट्रोड्यूस हुए। समर्सिबल से हमारा ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हुआ। यहाँ पे जैसे पैडी का एरिया है, ग्राउंड ओपन जैसे फ्लड इरिगेशन थी, तो उसमें पानी का बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ हुआ, बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट हुआ है। तो एक डाउन और एक जगह राइज, वो दोनों जब बाउंड्री की बात करते हैं नीचे की, तो वो कभी न कभी इस साइड में इस जो स्पेस खाली हुआ है जो नीचे जाने की वजह से, वो इस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा, वो उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति होगी। पूरे हरियाणा में जहां पानी की गुणवत्ता अच्छी है, वहां लगातार भूजल नीचे जा रहा है, जबकि जहां पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है, वहां पानी का स्तर ऊपर उठता जा रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो आने वाले समय में हरियाणा में भूजल संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा और स्वच्छ पानी की स्थिति काफी भयानक हो जाएगी। इसके लिए जरूरत है लोगों के जागरूक होने की, जिससे कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी के साथ साथ पीने के लिए पानी भी आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त मात्रा में संचित किया जा सके। करनाल से गुरुदेव की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो लगातार गिरता ये भूजल एक बड़ी समस्या इस वक्त बना हुआ है करनाल में। फिलहाल हरियाणा विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।